यह दौर प्राकृतिक आपदा का है। प्राकृतिक आपदाओं के बारे में भी आप अपने शिक्षकों से, हमसे बहुत सारी चीज़ें पूर्व में भी जान चुके हैं। यह एक ऐसी आपदा होती है जिस पर मानव का कोई बुद्धि बल नहीं चलता। और ये कोरोना का जो संकट आया, इसमें ऐसा लग रहा है कि सारी दुनिया जहाँ की तहाँ ठहर गई हो। लेकिन कुछ बातें हैं जिसको रोकी नहीं जा सकती है, जैसे भूख, प्यास, तरह तरह के काम, क्रियाकलाप, जीवन की गतिविधियां, हम इसको रोक नहीं सकते हैं। अगर हम इसको रोक देते हैं तब दुनिया मृतप्राय हो जाएगी। संकट का मुकाबला करना होगा, कार्यों को धीरे धीरे आगे बढ़ाना होगा। कई तरह की समस्याएं हमारे सामने हैं, हमारे देश की व्यवस्था के सामने है, जिसमें सबसे सर्वोपरि मैं समझता हूँ और लोग भी समझ रहे हैं, हमारा शिक्षा विभाग भी इसको महसूस कर रहा है, बच्चों की पढ़ाई कैसे हो। इसके लिए तरह तरह के तकनीक अपनाए गए, डिजिटल तरीके अपनाए गए और ऐप लागू किए गए, जिसमें एक ऐप आपके लिए बहुत कामयाब रहा। हम भी उसका लाभ उठा रहे हैं, आप भी उसका लाभ उठा रहे हैं। उस ऐप का नाम रखा गया DG7। आमी कोरोना के संकट के दौर में लागू लॉकडाउन में भी हम आपके साथ जुड़े रहे। इसमें भी तरह तरह की समस्याएं आई। सभी बच्चों के पास एंड्रॉयड नहीं है, छोटे मोबाइल हैं, लेकिन एक दो जिस तरह कोरोना का विस्तार हुआ, 1 से लाख, लाख से कई लाख, उसी तरह शिक्षा का भी विस्तार हुआ। आज हमारे सामने समस्या थी कि गरीब परिवार के बच्चे एंड्रॉयड कहाँ से लाएंगे, वो घर पर पढ़ाई कैसे करेंगे। अभिभावकों ने भी इस चीज़ को महसूस किया और जब उन्होंने इस नई सामग्री को देखा तो उनके मन में भी उत्साह जगा और उनको भी लगा कि हमारे बच्चे भी घर में रहकर पढ़ाई कर सकते हैं, कोरोना से भी बच सकते हैं। तो आज इसी क्रम में हमने क्या देखा कि नित नए नए वीडियोज, तरह तरह की शिक्षण सामग्रियां आपको शेयर की जा रही हैं। बच्चे उसको देख भी रहे हैं, अभिभावक भी उसमें मदद कर रहे हैं। हम शिक्षक भी रात दिन बच्चों के संपर्क में लगे हुए हैं। लेकिन भेजी जाने वाली शिक्षण सामग्रियों को हम भी पूरा नहीं पढ़ पाते हैं, बच्चे भी नहीं पूरा पढ़ पाते हैं। बच्चों को कहीं ना कहीं महसूस होता है कि हमारे सर लोग कहाँ हैं, वो हमसे बात क्यों नहीं करते हैं। तो हमने एक नई शुरुआत की, क्यों नहीं हम लोग खुद कक्षा लें, उसका वीडियोग्राफी करें और आप लोगों को शेयर करें। बच्चों को भी महसूस होगा, आपको भी लगेगा कि नहीं सर पढ़ा रहे हैं, सिंह सर पढ़ा रहे हैं, दुबे सर पढ़ा रहे हैं, निर्मल सर पढ़ा रही है, आज बबीता मैडम पढ़ाएगी। बच्चे निश्चित रूप से आकर्षित होंगे। बच्चों, इन शिक्षण सामग्रियों को भेजे जाने के क्रम में आप लोगों को शुरुआत के दौर में ही मैंने देखा था, मैंने उसका अध्ययन भी किया था। आप लोगों को भूगोल का पहला पाठ संसाधन की पूरी सामग्री शेयर की गई थी, पूरी की पूरी सामग्री। मैंने बाद में उसका क्वेश्चन आंसर भी शेयर किया था ताकि बच्चों को पढ़ने में कठिनाई न हो, समाधान ढूंढने में कठिनाई न हो। मैंने भेजा था। बच्चों, संसाधन भूगोल का महत्वपूर्ण नहीं, ये संपूर्ण सार है। हम भूगोल में, विज्ञान में जो भी अध्ययन करते हैं, निश्चित रूप से सारे प्रयोग संसाधनों पर होते हैं। और संसाधन एक ऐसा शब्द है जो सीमित भी है और असीमित भी है। किसी संसाधन की मात्रा बिल्कुल सीमित है, कुछ संसाधन हैं, कुछ गिने चुने जो असीमित हैं। हम उनके उपयोग में मनमानी तो कर सकते हैं, लेकिन सीमित साधनों के उपयोग में हम मनमानी बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों? इसका कारण है, यदि आपके पास
केवल एक बाल्टी पानी हो, गर्मी का मौसम हो और दूर दराज में पानी का कोई स्रोत नहीं हो पीने का, आप क्या करेंगे? आपके मन में पहली बात आएगी, थोड़ा थोड़ा करके खर्च करो जिससे अधिक से अधिक दिनों तक चल सके। बहुत छोटी बात है, बहुत छोटा उदाहरण है। ऐसा क्यों सोचा हमने? पानी तो सबसे सस्ती चीज है और हमने बोला कि कुछ संसाधन है गिने चुने जो हमारी पृथ्वी पर असीमित मात्रा में मौजूद हैं। हम उसके उपयोग में मनमानी कर सकते थे, लेकिन संसाधनों के उपयोग के क्रम में एक चीज पर ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, स्थिति। स्थिति कैसी है? हमने एक बात कही, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, गर्मी के मौसम में आप समझ सकते हैं जब जल स्रोत कब सूखते हैं, गर्मी के मौसम में सूख जाते हैं। निश्चित रूप से वह भी एक ऐसा संसाधन है जो हमेशा असीमित नहीं रहता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? बच्चे जवाब दें, सोचें, मनन करें। अब तरह तरह के संसाधन आप लोगों को पूर्व में भेजी गई सामग्रियों के माध्यम से बताया गया था कि संसाधन क्या है, संसाधन किसे कहते हैं, किस चिड़िया का नाम है संसाधन। तो प्यारे बच्चों, आप अपने जीवन में, दैनिक जीवन में तरह तरह की चीजों का उपयोग करते हैं। उन चीजों का उपयोग हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें उन चीजों की जरूरत पड़ती है। अगर जरूरत न पड़ती तो हमें उपयोग करने की भी जरूरत न पड़ती। हमें आवश्यकता पड़ती है तो हम अपनी आवश्यकता, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जिन भी प्राकृतिक चीजों का उपयोग करते हैं वे सारी चीजें क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। संसाधन के प्रकार के बारे में भी आप जान चुके हैं, मैं संक्षेप में बता देना चाहता हूं। मुख्य रूप से संसाधन प्रायः दो प्रकार के होते हैं। संसाधन तो वैसे साफ तौर पर देखा जाए तो संसाधन एक ही होता है, प्राकृतिक। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसमें कुशलता है, जिसमें बुद्धि है, जिसमें ज्ञान है। वह विज्ञान का उपयोग कर सकता है, वह पढ़ाई का उपयोग कर सकता है, वह शिक्षा के माध्यम से नई नई चीजों का सृजन करता है। तो प्राकृतिक वस्तुओं से हम अपने उपयोग में आने के लायक बहुत सारी चीजें खुद अपने हाथों से बनाते हैं। जैसे जंगल की लकड़ी से हम टेबल बनाते हैं, जंगल की लकड़ी से हम बेंच कुर्सी बनाते हैं, वो हमारे बैठने के काम में आती है, एक जरूरत हमारी पूरी होती है। लेकिन मैं यहाँ आज आप लोगों को इस संसाधन पाठ के एक छोटे से भाग, छोटे से हिस्से के बारे में बताने के लिए आया हूँ, जो बहुत जरूरी है और हमको लगता है कि पूरे भूगोल में, पूरे विज्ञान में वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण ही माना जाता है। वो शब्द है संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण। तो सबसे पहले हम संसाधन शब्द का शाब्दिक अर्थ हमने जान लिया। जरूरत की चीजें जिनका हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। निश्चित रूप से संरक्षण शब्द का भी कुछ शाब्दिक अर्थ होगा। तो जैसा कि संरक्षण यानी रक्षा करना, किसी चीज को सुरक्षा प्रदान करना, किसी चीज को बचा कर रखना संरक्षण कहलाता है। लेकिन मैंने आपको पूर्व में भी कहा कि मैं इसके व्यापक अर्थ पर चर्चा करूंगा। ये संरक्षण शब्द किसी बच्चे को संरक्षण देने की बात नहीं है, ये संपूर्ण पृथ्वी पर पाए जाने वाले संसाधनों को संरक्षण देने की बात हो रही है। तो क्या करेंगे? हम उसको बचा के रखेंगे, बक्से में भर के रखेंगे? नहीं, संसाधन का चूंकि अर्थ ही होता है जरूरत पड़ने पर उपयोग करना, तो निश्चित रूप से संसाधन तभी संसाधन कहलाएगा जब उसका हम उपयोग करेंगे। मैं इसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए आप लोगों के बीच में एक छोटा सा कहानी सुनाना चाहता हूँ। आप लोगों ने गौतम बुद्ध का नाम सुना होगा, निश्चित रूप से सुना होगा। बहुत बड़े दार्शनिक थे जिन्होंने सत्य की खोज की थी। उनके सिद्धांत आज भी दुनिया के बहुत सारे देश मानते हैं, हम भी मानते हैं।
उनको भगवान माना जाता है। उन्होंने दैनिक जीवन के लिए बहुत सारे सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। उन्हीं का बनाए गए सिद्धांतों में एक कहानी के माध्यम से मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, जो संसाधन संरक्षण के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही सटीक है। उस कहानी को कृपया सुने ध्यान पूर्वक। गौतम बुद्ध के पास उनका एक शिष्य एक दिन आया और उसने कहा, प्रभु ठंड का दिन आ रहा है, मेरी चादर फट चुकी है, अब समझ में नहीं आता है कि इस ठंड में मैं रात कैसे गुजारूं, कृपया मुझे नए वस्त्र देने की कृपा की जाए। बच्चों याद रखें, गौतम बुद्ध ने एक सिद्धांत बनाया था, संयमित जीवन जियो, हानि न अधिक न कम। अब वो व्यक्ति आया और उसने नई चादर की मांग की। गौतम बुद्ध ने महसूस किया वास्तव में इसको जरूरत है, ठंड बहुत है। उसने नई चादर सौंप दी। वो खुशी खुशी चादर लेके चल गया। कई दिनों के बाद गौतम बुद्ध घूमते घूमते उस व्यक्ति के कुटिया में गए। उन्होंने पूछा, वत्स मजे में तो हो? उसने कहा, हाँ प्रभु, कोई कष्ट नहीं है। अब तुम्हें ठंड तो नहीं लगती है? नहीं प्रभु, ठंड नहीं लगती है। अच्छा एक बात बताओ, जब मैंने तुमको नई चादर दे दी तो तुम्हारी जो फटी पुरानी चादर थी तुमने उसका क्या किया? कहा, प्रभु वो भी है। कहाँ है? किस काम में लाया उसको? कहा, हुजूर खिड़की का पर्दा फट गया था, मैंने उसके 2 टुकड़े कर दिए। चादर बीच में फट गई थी, वो ओढ़ने के काबिल नहीं बची थी, मैंने उसके 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़े का पर्दा बनाया, दूसरे टुकड़े का तुमने क्या किया? प्रभु मैंने दूसरे टुकड़े का बिछावन बना दिया, अब सोने में आराम होता है। अच्छा, बहुत अच्छी बात। तब तो तुम्हारा वो जो पुराना पर्दा खिड़की में लगा हुआ था पहले से, वो तो फेंक दिया होगा? नहीं प्रभु, मैंने उसको फेंका नहीं है, मैंने उसके 4 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़े का पोंछा लगाने के काम में एक टुकड़े का प्रयोग कर रहा हूं, दूसरे टुकड़े का उपयोग मैं गर्म बर्तनों को चूल्हे से उतारने के लिए कर रहा हूं, तीसरे टुकड़े का खोलिया बनाकर तकिया बना लिया। गौतम बुद्ध ने फिर प्रश्न किया कि चौथा टुकड़ा तो बर्बाद हो गया होगा? नहीं प्रभु, चौथे टुकड़े को भी मैंने बर्बाद नहीं होने दिया, उसमें बहुत छिद्र थे उस टुकड़े में, इसलिए वो खोलिया भी बनने के काबिल नहीं था। मैंने उसके एक एक धागे को अलग कर दिया और उससे मैंने दीपक की बाती बनाई, और वही बाती अभी दीपक में जल रही है। इसी को कहते हैं संसाधन का संरक्षण। इसी को क्या कहते हैं? संसाधन का संरक्षण। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से गौतम बुद्ध ने संसाधन संरक्षण की सारी परिभाषाओं को स्पष्ट कर दिया। किस प्रकार? संसाधन संरक्षण का यह तात्पर्य कदापि नहीं होता है कि हम प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखें, हम उसका अधिक से अधिक उपयोग करें, अधिक से अधिक उपयोग करें। एक ही संसाधन के कई उपयोग हो सकते हैं, उसका अंतिम उपयोग यानी जब वो उपयोग के लायक ना रहे, जैसे गौतम बुद्ध के शिष्य ने अंतिम उपयोग किया उस कपड़े का, क्या उसे दीपक की बाती जलाई, दीपक की बाती जल जाने के बाद फिर उसका कोई दूसरा उपयोग संभव नहीं था। अंतिम उपयोग किया, अधिक से अधिक उपयोग किया। दूसरा बिंदु क्या आता है? संसाधनों का उपयोग अधिक से अधिक मनुष्यों के लिए आप इस तरीके से उपयोग करें संसाधन का कि उसका लाभ अधिक से अधिक लोग उठा सकें। इसका मतलब क्या हुआ? संसाधन का संरक्षण का तात्पर्य हुआ कि संसाधन को बचाकर रखने से वो संसाधन नहीं कहलाएगा। संसाधन तभी कहलाएगा जब हम उसका उपयोग करेंगे और विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करेंगे, जिससे वो अधिक से अधिक दिनों तक चल सके।
अधिक से अधिक लोग उसका उपयोग कर सकें, अधिक से अधिक लोग उससे लाभ उठा सकें। धन्यवाद।